मैं अतुल अग्रवाल हूं और इस वक्त हमारे साथ हैं श्रीमान अखिलेश यादव जी। आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव आपको हासिल है। वर्तमान में आप आजमगढ़ से सांसद हैं। इससे पहले आप लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं। मिलिट्री स्कूल धौलपुर, एसजे कॉलेज मैसूर और सिडनी विश्वविद्यालय से पढ़ाई लिखाई की है आपने। प्रगतिशील एवं उदारवादी विचारधारा के हैं अखिलेश यादव जी। स्वागत करता हूं अखिलेश जी आपका हिंदी खबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व पीड़ित है। क्या कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई सही दिशा में जा रही है? क्या कोरोना के जितने टेस्ट हो रहे हैं वो पर्याप्त हैं? क्या योगी सरकार असरदार काम कर रही है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपका, और वहीं ये भी कहता हूं मैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब कोरोना बीमारी से, कोविड-19 से कम लोग बीमार थे। लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, उस समय जो टेस्ट की हालात थी, जो टेस्ट हुआ करते थे, और सरकार दावा करती थी कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराएंगे, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश की आबादी को देखते हुए टेस्ट पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं। और याद रखें कि जिस समय लॉकडाउन खुल गया है, बाजार खुल गए हैं, और सरकार की कोशिश है कि कारोबार भी शुरू हो जाए, उद्योग कारखाने भी चलने लगे, तो मैं समझता हूं इस समय सबसे ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। और सावधानी के साथ साथ ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टेस्ट पर्याप्त और ज्यादा करे, तभी कामयाब होंगे इस लड़ाई को पूरा लड़ने के लिए, और तभी इस कोरोना और कोविड-19 को हरा पाएंगे। जी, ताली थाली बजाने, दिया मोमबत्ती जलाने, लॉकडाउन 4 के बाद अब अनलॉक 1 आ गया है सर। बावजूद इसके पीड़ितों का आंकड़ा 2 लाख के आसपास आ खड़ा हुआ है। क्या नोटबंदी की तरह आनन फानन में लॉकडाउन को थोपा जाना और गरीब मजदूरों के लिए पक्के इंतजाम पहले से न किया जाना, यह सबसे बड़ी भूल थी? ये भारतीय जनता पार्टी ने इस वैश्विक महामारी को भी अपनी पॉलिटिकल फायदे के लिए काम किया है इन्होंने। और जिस समय ताली थाली बजाने का सिलसिला शुरू हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मैसेज दे रहे थे कि थाली बज जाएगी, अगरबत्ती मोमबत्ती जल जाएगी, रोशनी हो जाएगी, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। लेकिन जब इनके पॉलिटिकल डिसीजन के खिलाफ एक्सपर्ट लोगों ने कहा होगा, तब जाकर के इन्होंने हड़बड़ी में लॉकडाउन किया है। और इस तरह का लॉकडाउन दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा जिस तरह का लॉकडाउन भारतीय जनता पार्टी ने किया। पहले तो इन्होंने राजनीति से हराने की कोशिश की कोविड-19 को, इस वैश्विक महामारी को एक राजनीतिक तरीके से हराने की कोशिश की। जब एक्सपर्ट्स और डॉक्टरों ने जानकारी दी होगी, तब इन्होंने परवाह नहीं की हमारे मजदूर भाइयों के लिए या गरीब जो दूसरे प्रदेशों में हैं कि वो घर कैसे पहुंचेंगे। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी ने कोविड-19 से इतना डरा दिया है इन्होंने, इनकी पुलिस ने, कि लोगों को मजबूरी में अब घर जाने के लिए इंतजाम करना पड़ा। लोग सड़कों से चले गए, पैदल आए, साइकिल से आए, रिक्शे से आए, जो कुछ मिला उससे चल दिए, ऑटो से चल दिए। कोई अपना बैग रखे था सर पर, कोई अपने बच्चों को गोदी में लेकर के चल रहा था, कुछ अपना सब सामान लेके चल रहा था, कुछ अपना सब सामान छोड़ करके आ गए। ये स्थिति पैदा की है। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बिना सोचे समझे जिस तरीके से नोटबंदी की थी, उसी तरीके से इन्होंने कोरोना में काम किया है। जी सर, प्रवासी मजदूरों का मुद्दा आपने उठाया। यह मुद्दा पूरे देश में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। यूपी सरकार दावा करती है कि 30 लाख श्रमिकों को, कामगारों को, जो प्रवासी हैं, उसने उनकी घर वापसी कराई, उन्हें खाना दिया, पानी दिया। कांग्रेस फर्जी बसें लगाकर राजनीति करती रही और समाजवादी पार्टी के लोग ट्विटर पर चिड़िया उड़ाकर सियासी रोटियां सेकते रहे। यह कांग्रेस का, योगी सरकार का आरोप है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के पास इतना संसाधन है। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद चाहते
तो उनके प्रदेश में एक भी मजदूर पैदल नहीं जाता, एक भी मजदूर साइकिल से नहीं जाता, एक भी मजदूर ट्रक में बैठ करके नहीं जाता, एक भी मजदूर की जान नहीं जाती, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 70,000 से ज्यादा बसेस हैं जो सरकारी हैं, स्कूल बस हैं, प्राइवेट बसें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये किसी का इंतजाम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों की जान गई और इतनी तकलीफ और परेशानी में गए। और ये प्रशासन और शासन अभी भी उनकी देखभाल नहीं कर रहा है, अभी उनकी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, अभी जिस दुख और जिस परेशानी और तकलीफ के साथ आए हैं, अभी जब गांव में जा रहे हैं वो, तो उनको तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और जहां तक सवाल नौकरी का है, मैं नहीं समझता हूं जिस तरीके से सरकार काम कर रही है वो नौकरी दे पाएगी। ये सरकार तो कह रही आत्मनिर्भर हो जाओ। आत्मनिर्भर कैसे हो जाएं? आप किसी को नौकरी नहीं दे पा रहे, रोजगार नहीं दे पा रहे, काम नहीं दे पा रहे, वो आत्मनिर्भर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में नए प्रवासी श्रमिक आयोग की आखिर क्या जरूरत है वाकई में, जब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पहले से ही बने हुए हैं? सर, क्या किसी भी प्रदेश के श्रमिकों को उसी प्रदेश तक महदूद करना, सीमित करना, यह सही है क्या? मजदूरों को काम करने के लिए प्रदेश के बाहर जाने के पहले जटिल सरकारी प्रक्रियाओं से जूझना होगा। क्या ऐसी बाध्यताएं मजदूरों के ऊपर थोपे जाने की जरूरत समझते हैं आप? मेरे किसी भी मजदूर भाई को ये प्रदेश में रोकना नहीं चाहिए। अगर ये किसी भी मजदूर भाई को रोकते हैं प्रदेश में, तो ये संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जो ये सपना दिखाते थे एमओयू का, कागज फाइलें दिखाते थे एमओयू, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई 1-2 और उसके बाद डिफेंस एक्सपो हुआ, जितने एमओयू हैं क्या जमीन पर उतरे हैं? और अगर जमीन पर नहीं उतरे हैं तो रोजगार कैसे इंतजाम हो जाएगा? अभी तो कारखाने और हमारे तमाम उद्योग बंद पड़े हैं। और जो हमारे मजदूर आए हैं, जो मजदूर भाई दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उनका अगर नहीं अच्छी तरीके से इंतजाम होगा तो उन्हें नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा। ये चाहते हैं कि जो अच्छा स्किल्ड लेबर आई है उसको भी मनरेगा में दे दें, मनरेगा जरूर बढ़ाएं। और मैं तो कहता हूं कि मनरेगा का बजट ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बजट बढ़ाना चाहिए। और वहीं जो स्किल्ड हैं उनके लिए क्या इंतजाम है? और जब पहले से एक विभाग है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये अपने ही काम को क्यों उलझाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी अपने ही काम को नहीं करने देना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगले महीने तक सभी डिस्ट्रिक्ट में लैब्स खुल जाएंगी। मैं इनसे जानना चाहता हूं, जिस दिन लॉकडाउन 1 हुआ, आपने ताली थाली बजाई, उस दिन से अभी तक आपने कितने लैब खोल दिए? आपने कितने टेस्ट बढ़ा दिए? अगर आप मनोबल बढ़ाना चाहते हैं, आप डॉक्टर्स का, आप टेक्निकल स्टाफ का, मेडिकल ऑफिसर्स का आपने फूल बरसाई, अच्छी बात है उनका मनोबल बढ़े, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए आपने इंतजाम क्या किया है? क्या आपने सही तरह की पीपीई किट का उपलब्ध कराने का काम किया था? क्या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया? हर महीने इन्होंने नंबर ऑफ बेड बढ़ा दिए, कभी 1000 बेड, कभी फिर 1000 बेड, और अब कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 1 लाख बेड की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रहा है, बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है। बकायदा जितने नेता हैं और जो बीजेपी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो फेसबुक का अकाउंट्स हैं, उनसे ये लगातार ट्वीट और स्प्रेड किया जा रहा है कि अब कोई नहीं बेसहारा, बीजेपी बन रही सबका सहारा। दावे किए जा रहे हैं कि योगी सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के खातों में रुपए डाले और अब उनकी स्किल मैपिंग कर दी गई है तो उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। 11.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए एमओयू साइन हो गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि यहां गारंटी दी गई है। हालांकि इन्वेस्टर समिट 2018 में 4,89,000 करोड़ रुपए की जो एमओयू साइन हुए, उसके बाद कितने कल कारखाने लगे, कितने काम धंधे शुरू हुए, किन सेक्टरों में काम हुआ और कितनी नौकरियां और रोजगार दिए गए, इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई। ये भारतीय जनता पार्टी का उसी तरह का प्रचार है। हाँ। याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, राहत पैकेज दे रहे हैं। हाँ। ये उसी तरह का ये प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार और मार्केटिंग में बहुत होशियार हैं, जनता को धोखा देने में बहुत होशियार हैं।
असली मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मैं बहुत होशियार हैं। कब गुमराह कर दें, किस चौराहे पर आपका रास्ता बदल दें, उसमें होशियार हैं। अगर ये सोशल मीडिया पे ये चला रहे हैं, इनकी पार्टी के लोग चला रहे हैं, तो हमारा गरीब और किसान ये सोच रहा होगा कि जो अभी पत्र आया था बीजेपी की तरफ से, दिल्ली से जो पत्र चला था, क्या उस पत्र में ये भी था कि गेहूं की हमारी कीमत मिल गई, गन्ने के किसानों का अभी बकाया है, और फिर 20 लाख करोड़ का जो पैकेज मिला है, क्या उसमें से 1000 रुपए भी उन्हें मिले हों? तो ये जो इनका प्रचार है, केवल प्रचार इसलिए है कि जनता का ध्यान हटा दें। अभी जो आए हैं बाहर से हमारे मजदूर भाई, अभी तो उनका कुछ ठीक से इंतजाम तक नहीं कर पाए हैं। इतने थके परेशानी में आए हैं कि अभी तो वो घर नहीं पहुंच पाए हैं। अभी जो परेशानी झेल करके आए उसी दुख में हैं, और उनकी यात्रा भी खत्म नहीं हुई है, उनकी परेशानी नहीं खत्म हुई है। सरकार को मानना चाहिए और जानना चाहिए। अखिलेश जी, आपकी बात से एक बात और मेरे मन में आ गई कि जब आपको अनलॉक 1 करना ही था, जब 2.25 लाख के आसपास कोरोना के संक्रमित हमारे देश में आ गए हैं, कई लोगों की जान जा रही है, तो फिर मजदूरों का पलायन क्यों कराया गया? अब जो मजदूर अपने घर अभी ठीक से पहुंच भी नहीं पाए अखिलेश जी, अब वो आनन फानन में नौकरी करने के लिए वापस उसी जगहों पे जाएंगे, गंतव्यों पे जाएंगे, तो एक बार फिर से कोरोना ट्रैवल करेगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार इन मजदूर भाइयों को अब दोबारा ले जा पाएगी उन्हें। अभी मजदूर भाई अभी पहुंचे हैं, आपने ठीक कहा। हाँ। जिस समय इन्हें वापस भेजना था, हाँ। इन्होंने कोई तैयारी नहीं की, हाँ। तब ये लेकर के आए हैं उन्हें। ये ट्रेनें तब चली हैं जब वापस चले जाते। अगर लॉकडाउन फर्स्ट और जब ताली थाली बजाई थी, अगर सही निर्णय होता तो ये लोग या फिर अपनी जगह रुक जाते या अपने गांव घर अगर आ जाते, समय मिल जाता, तो इतना बड़ा लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको अनलॉक करने के लिए एक सेक्टर फिर दूसरा सेक्टर या तीसरा सेक्टर आसानी से आप खोल सकते थे। जी जी अखिलेश जी, देखा जा रहा है कि योगी जी कई जगहों पर जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं ठीक करने में लगे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। मगर अखिलेश यादव जी, आप सड़कों पर नजर नहीं आ रहे, जबकि आपकी पत्नी डिंपल भाभी और बिटिया अदिति 45 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में लोगों को खाना पानी दे रहे हैं, और लोग पूछ रहे हैं कि आप तो आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आ रहे, वो कहां हैं सर? देखिए, समाजवादी पार्टी जगह जगह पर मदद कर रही है। समाजवादी पार्टी को पहले ही दिन से मैंने आह्वान किया था, अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि जो समर्थ के हिसाब से मदद कर सकते हैं थोड़ी बहुत, वो मदद करें। और मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक एक मदद कर रहा है। और जहां तक सवाल ये पूछा जाता है कि हम क्यों नहीं जा रहे हैं, अगर हम ही जा रहे होते तो शायद व्यवस्था खराब हो जाती, व्यवस्था बनती नहीं, और फिर वही आरोप लगते कि विपक्ष के लोग देखिए ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, ये लॉकडाउन में किस तरीके से अपना रुतबा दिखा रहे हैं। इसलिए जानबूझ करके कि किसी की मदद में कोई परेशानी ना आए, इसलिए हम ज्यादा नहीं निकले। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया और उन्होंने मदद जगह जगह पर की है। जी क्या? और जहां तक सवाल मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, जहां पर उन्हें जानना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि जिस लोहिया अस्पताल को वो देखने जा रहे हैं, जिस अस्पताल को लेवल 3 का बनाया गया है, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का, वो समाजवादी सरकार का बनाया हुआ है, नेताजी और पुरानी समाजवादी सरकार का बना हुआ है। ये जो सिविल हॉस्पिटल में देखने गए हैं, श्यामा मुखर्जी हॉस्पिटल में, अब मुखर्जी जी को सोचना चाहिए कि इस अस्पताल को एक्सटेंशन करने के लिए, बड़ा करने के लिए प्रस्ताव बन गया था, सब तैयारी हो गई थी, आखिरकार इन्होंने काम क्यों रोका? और वहीं पीजीआई में जहां इंतजाम किया है, वो भी समाजवादी सरकार का बना हुआ है। आज जो एम्बुलेंसेस काम आ रही हैं, वो समाजवादी पार्टी की देन है, केवल मुख्यमंत्री जी ने नाम बदला है। उसी तरीके से पुलिस जो आज 112 का इस्तेमाल कर रही है, ये वही पुराना इंतजाम है जो 100 नंबर था, आज नाम बदल करके मुख्यमंत्री जी 112, वही काम आ रहा है। मैं तो ये जानना चाहता हूं, शायद आज रियलाइज किया होगा उन्होंने कि पिछले 3.5 साल में उन्होंने जो काम करने चाहिए थे वो नहीं किए। जो मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में, गोरखपुर में
एक बच्चों का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना था, उसका ही काम रोक दिया, उसको काम पूरा नहीं होने दिया। आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज का काम रोक दिया, जो जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है उसका काम रोक दिया। और अस्पतालों की हालत तो ऐसी है, ये हम बता नहीं सकते हैं कि लोगों को पर्याप्त दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं, जो सरकारी योजनाएं थी वो योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। इतनी गंदगी है, इतने खराब इंतजाम है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिरकार वो 2 हॉस्पिटल चले गए, हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने हॉस्पिटल कौन सा बनाया जी। ठीक है, आपने जो बातें कही आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन मेरा मूल सवाल अभी भी वहीं पर है जो अनआंसर्ड है कि माननीय अखिलेश यादव जी लोगों के बीच में क्यों नहीं जाते हैं। और हमने एक इंटरव्यू में सुना कि माननीय अखिलेश यादव लोगों के बीच में इसलिए नहीं जा रहा है कि कहीं योगी सरकार मुकदमा ना लिखवा दे, FIR ना करवा दे। सवाल मुकदमे का नहीं है, समाजवादी लोग मुकदमों से नहीं घबराते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जब काम और सेवा करते हैं तो उन्हें मुकदमों से घबराहट नहीं होती है। सवाल केवल इतना ही है हमारा जवाब इसका कि अगर हम जाते तो आरोप हम पे ही लगता कि देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन में पालन नहीं कर रहे हैं नियमों का, ये देखिए कैसे विपक्ष के नेता हैं। और जहां तक सवाल है, ये बीमारी अभी गई नहीं है, सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि आपको अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग और दूर रहना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूं, लॉकडाउन तब शुरू हुआ था जब हजारों में संख्या थी, और आज अनलॉक तब हो गया है जब हम लाखों में पहुंच गए हैं। इसलिए बीमारी गई नहीं है, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, केवल अपने स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि दूसरों का भी स्वास्थ्य बचाने के लिए हमें बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। ये सरकार जानती है और मुझे लगता है सरकार के हाथ में जब कुछ नहीं बचा है, इसलिए सरकार ने जल्दीबाजी में लॉकडाउन भी खोल दिया, क्योंकि गरीब खाना नहीं मिल रहा था, गरीब को रोजगार नहीं मिल पा रहा था, गरीब की आमदनी खत्म हो गई थी, हमारा व्यापारी मरने जा रहा था, किसान की दुर्दशा हो गई थी, सामान कोई खरीदने वाला नहीं था। इसलिए इन्होंने खोला है, लेकिन बीमारी अभी गई नहीं है। इसके लिए तैयारी सरकार को हमेशा करते रहना पड़ेगा। ठीक है सर, देखा जा रहा है कि कई जगहों पर पुलिस वाले कोरोना संक्रमितों को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। एक तो अगला पहले से कोरोना से पीड़ित है भाई, ऊपर से पुलिस की जातियां FIR लठिया रहे हैं उनको बेरहमी से। तो क्या सरकार ने इस मेडिकल इमरजेंसी को एक क्रिमिनल ऑफेंस जैसा बना दिया है क्या, जो हम लोग लगातार देखते रहते हैं? ये बहुत दुखद है कि सरकार ने और अधिकारियों ने मिलकर के लोगों को डराने का काम किया है। और इस बीमारी में खास करके लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। जिस तरीके से लोगों ने से व्यवहार किया है सरकार ने, इस बीमारी में लोगों को समझाना चाहिए था, लोगों को जागरूक करना चाहिए था, लोगों के ऊपर मुकदमे नहीं लगाने थे। इतने मुकदमे कभी नहीं लगे और इसकी वजह से बीमारी फैली भी है। ये ठीक कहा आपने कि ये मेडिकल समस्या थी, इन्होंने इसको क्रिमिनल समस्या बना दी है। इससे भी लोगों ने बीमारी छिपाई है। और मैं इस सरकार से जानना चाहता हूं, जो क्वारंटीन सेंटर बने हैं क्या उनमें पर्याप्त इंतजाम है? कई ऐसे क्वारंटीन सेंटर न सैनिटाइजर है, न मास्क है, न कोई और इंतजाम किया है सरकार ने, न खाना उपलब्ध करा पा रहे हैं। इन सब चीजों को छिपाना चाहते हैं केवल डर के बहाने, डर पैदा कर करके। जी सर, कुछ एक बड़े कांग्रेसी नेताओं का हमने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा, अधिकृत तौर पे ऑन रिकॉर्ड आरोप लगाए कि नमस्ते ट्रंप के तहत अहमदाबाद से लेकर आगरा तक सबसे खतरनाक कोरोना वायरस, जिसे एल स्ट्रेन वायरस कहते हैं, जो वुहान में है, जो अमेरिका में है, जो ब्राजील में है, जो ईरान में है, जो इटली में गया, स्पेन में गया, सबसे ज्यादा जनसंहारकारी जो बना वो फैला अहमदाबाद में। कई लोगों की जान गई। पहले आगरा मॉडल की खूब प्रशंसा की गई साहब, अब वहां हालात बहुत खराब हैं। क्वारंटाइन सेंटरों के बारे में जैसा आप भी कह रहे हैं, हमने भी खूब खबरें चलाई, इस पर आप क्या कहेंगे? नमस्ते ट्रंप जरूरी था? देखिए, जहां तक सवाल बीमारी का आने का है, इस वैश्विक बीमारी आई तो बाहर से ही है, और केवल भारत में नहीं दुनिया में दूसरे देशों में भी गई है। लेकिन भारत की सरकार अगर जागरूक होती, भारत की सरकार और जो ICMR है ये समय पर लोगों को जागरूक कर देता और सरकार को सही समय पर बता देता, तो शायद इस बीमारी के इतने गंभीर परिणाम नहीं होते। लेकिन जिन संस्थाओं को बताना था, जो सरकार को इंतजाम शुरुआत में करने थे, वो इंतजाम नहीं किए, उसी का परिणाम यह है कि आज बीमारी फैल रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर सही तरीके से लॉकडाउन किया होता, सही तरीके से
जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको मौका दिया होता तो शायद ये बीमारी इतनी नहीं फैलती जितनी आज फैल रही है। जी सर, नमस्ते ट्रंप की जरूरत थी क्या? अब भारत को क्या व्यापार मिला होगा और जो व्यापार आपस में समझौते हुए हैं उसमें मुझे लगता है जो बाद में जानकारी मिली अखबारों के माध्यम से उसमें दूसरे देश को ज्यादा लाभ पहुंचाने का काम किया भारत सरकार ने, अपने लाभ के लिए कुछ नहीं किया जी। अपनी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। जी सर, देखा गया कि कोरोना के शुरुआती दिनों में कोरोना पर भी खूब हिंदू मुसलमान हुआ, जबकि कोरोना तो इतना धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जाति निरपेक्ष, क्षेत्र निरपेक्ष वायरस है। वो ना देखे काला कौन, वो ना देखे गोरा कौन, वो ना देखे पुरुष कौन, वो ना देखे स्त्री कौन, वो ना देखे अमेरिकी कौन, वो ना देखे हिंदुस्तानी कौन, कौन पाकिस्तानी, कौन बांग्लादेशी। जो इंसान मिला उसको धर दबोचता है कोरोना। हिंदू मुसलमान कोरोना में भी बट गया साहब। जाहिल जमातियों की बात आई, बदमाश मरकज की बात आई और तमाम शब्दों का इस्तेमाल किया गया साहब। सोशल मीडिया में थूकने और नर्सों से बदसलूकी करने वाले तमाम वीडियोस की बाढ़ आ गई। क्या यह वाकई जरूरी था? भारतीय जनता पार्टी बीमारी में भी राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी ने बीमारी में भी राजनीति की और कहा कि सब ताली और थाली बजाइए। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके इस बीमारी से धर्म को जोड़ा जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से बीमारी फैली, यहां तो उत्तर प्रदेश ने कॉलम भी बना दिया था, एक अलग से मुस्लिम समुदाय के लिए कॉलम बना दिया था कि इतने गंभीर बीमारी से ये लोग पीड़ित हैं। लेकिन जब सच्चाई सामने आई है तो ये सच्चाई है कि ये बीमारी कोई किसी तरह की भेदभाव नहीं कर रही है, ना सीमाओं को देख रही है और ना जात को देख रही है, ना धर्म को देख रही है। ये बीमारी से कोई भी पीड़ित हो सकता है। ये पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके साजिश की थी और भारतीय जनता पार्टी को जब भी मौका मिलेगा किसी चीज में इसी तरह का काम हिंदू मुसलमान करके लाभ उठाना चाहेंगे। लेकिन सर, देखा गया मुरादाबाद में डॉक्टर्स पर हमले हुए, कई और जगहों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों पर पत्थर फेंके गए, मुस्लिम समुदाय के लोगों पर स्पष्ट आरोप लगे, मुस्लिम महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया, बाकायदा वीडियो है अराजकता का। इस पर आप क्या कहेंगे फिर? ये दुखद है कि मेडिकल सर्विसेज जो काम आते हैं, जो लोग हमारी सेवाएं करें, उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए। और उस समय कार्रवाई भी हुई, कई लोगों पे एफआईआर हुई, लोगों को जेल भी भेजा गया। लेकिन वहीं ये भी हुआ कि उन्हीं समुदाय के लोगों ने जब समझ गए मुरादाबाद में, वहीं पर पुलिस पर और तमाम लोगों का फूलों से भी स्वागत किया गया। अयोध्या के बारे में बात करते हैं सर। जब आप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश के सबसे नौजवान मुख्यमंत्री थे, आप केवल 38 वर्ष की उम्र में मुख्यमंत्री बन गए। अयोध्या में आपने काम कराया, आपने राम तीर्थ जो क्षेत्र है वहां पर खूब अंडरग्राउंड केबलिंग हो, तमाम घाटों का पुनर्निर्माण हो, जीर्णोद्वार हो, आपने काम कराया। काशी, मथुरा और अन्य मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की सहायता के लिए, मदद के लिए आपने वहां पर भी काम कराया। बावजूद उसके आपकी जो छवि है वो बाई एट लार्ज मुसलमान पसंद या मुसलमान परस्त की क्यों बन गई साहब? तुष्टीकरण के बड़े बड़े आरोप क्यों लगते रहे हैं आप पर? ये भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके उनको प्रचार, ये सही बात है कि जितना हमें अपने काम का प्रचार करना चाहिए था हम नहीं कर पाए। हाँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। हाँ। क्योंकि चाहे अयोध्या फैसलाबाद हो, जहां पर बड़े पैमाने पर काम हुए हों, घाट बने हो नेताजी के जमाने पर, हाँ। उस क्षेत्र में पुल दिए गए हों, वहां पर स्टेडियम दिया गया हो और सबसे अच्छे स्थान बनाया था कि जो बाहर से हमारे गरीब ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं, जो मंदिर आते हैं या अयोध्या में आते हैं, उनके लिए भजन स्थल बनाने का काम किया था। लेकिन वो भजन स्थल जैसे ही समाजवादी सरकार गई, आधा अधूरा वैसा ही का वैसा पड़ा हुआ है। वो 14 कोसी परिक्रमा अगर किसी ने ठीक की थी और हमारे धर्म से जुड़े हुए पेड़ कौन से हैं, उन पेड़ों को भी लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी लोगों ने, सरकार ने किया था। इसी तरह बिजली का अच्छा इंतजाम हो जाए, अंडरग्राउंड केबलिंग से लेकर के उस शहर को अच्छा बनाने का काम किया था। केवल अयोध्या में नहीं बल्कि मथुरा, वृंदावन और आसपास उसके बहुत बड़े पैमाने पर काम हुआ था। इसी तरह चित्रकूट में, इसी तरह आपके बनारस में, इसी तरह बटेश्वर में। मैं कह सकता हूं कि
उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार में कई सौ मंदिरों को और घाटों को ठीक कराने का काम समाजवादी सरकार में हुआ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि इस पक्ष का हम प्रचार नहीं कर पाए, कि इस पक्ष को भी हम जनता में बताते कि हाँ, इतने इतने बड़े काम धार्मिक जगहों पर हुए हैं। जी, तो क्या आप इसके पीछे ये मानते हैं कि आपने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर जाना, पूजा करना छोड़ा और आपने पूजा त्योहार परंपराओं के मौके पर उसको पोर्ट्रे भी नहीं किया? ये सच है कि आज भी घर में पूजा होती है। हमारे घर में सदस्य हैं जो हफ्ते में एक दिन बृहस्पतिवार का व्रत रखती हैं। हाँ। लेकिन कभी भी हमने प्रचार नहीं किया इस बात का। हाँ। कभी भी धर्म को और धर्म से जुड़ करके उसके राजनीतिक लाभ नहीं लिया। समाजवादी पार्टी हमेशा लैपटॉप का प्रचार करती रही। समाजवादी पार्टी एक्सप्रेसवे का प्रचार करती रही। समाजवादी पार्टी ने जो किसानों के लिए मंडी बनाने का काम शुरू किया था, मंडियों को बेहतर बनाने का काम शुरू किया था, जो अस्पताल बनाए थे, जो एम्बुलेंसेज दी थी, जो 100 नंबर अब 112 हो गए, इस तरह की पुलिस को व्यवस्था दी थी, इस पे ज्यादा प्रचार किया। तो इसीलिए आपके ऊपर मुस्लिम परस्त होने के आरोप लग गए और आप उसको चुनाव तक काउंटर नहीं कर पाए सर। लेकिन अब मैं समझता हूं जनता काम चाहती है। उत्तर प्रदेश का विकास चाहती है। किसान अपनी आत्मनिर्भर होना चाहता है कि कम से कम उसका गेहूं का, उसकी फसल का और उसकी पैदावार का सही मूल्य तो मिल जाए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्योंकि चुनावी वर्ष आने वाला है। खबरें आ रही हैं कि चाचा शिवपाल जी की घर वापसी हो सकती है। उनकी सदस्यता रद्द करने को भेजी गई याचिका को भी वापस ले लिया गया है। जसवंत नगर सीट पर आपने चुनाव न लड़ने का साफ फैसला करके क्या चाचा शिवपाल जी के लिए पीछे वाला बैकडोर जो है वो खोल दिया, पीछे वाला दरवाजा खोल दिया क्या सर? समाजवादी पार्टी ने और खासकर फैसला ये लिया है कि एक सीट पर समाजवादी पार्टी कोई चुनाव नहीं लड़ेगी जी। जसवंत नगर सीट पर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं रहेगा जी। और आने वाले चुनाव में किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे। जिन दलों से हमारा गठबंधन है वो रहेगा और वहीं छोटे दल जो उत्तर प्रदेश में जो लगातार अपने समाज के बीच में काम कर रहे हैं, उन दलों से अगर कोई गठबंधन करना पड़ेगा तो एडजस्टमेंट जरूर समाजवादी पार्टी करेगी जी। यानी कि कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पूरी तैयारी, नहीं किसी से चुनावी यारी, ये कह सकते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा दूसरे छोटे दलों से। चाचा को एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करके, क्योंकि चाचा को समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव के बिना अब उनकी कहीं कोई दाल नहीं गलेगी साहब। नहीं, उस पर मैं कुछ बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उनका एडजस्टमेंट जसवंत नगर में रहेगा जी। नहीं, आपके परिवार में और आपके दिल में तो है, अब पार्टी में ही बुला लीजिए भाई साहब। देखिए, जब दुश्मन बड़ा होता है, जब विरोधी बड़ा होता है तो सबको एक साथ आना पड़ता है उसको हराने के लिए। तो अभी इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी समय है, फिर चर्चा करेंगे बाद में। अच्छा, अगर शिवपाल जी इच्छा जताएंगे तो आप उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उनको आप वापस बुलाएंगे सर? तो अभी इस बात की चर्चा नहीं, फिर समय आएगा तो उस पर चर्चा होगी। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के साथ आपके पिछले अनुभव बहुत खराब थे सर। क्या इसकी वजह से आपने फैसला किया है कि अब किसी के साथ गठबंधन नहीं होगा, हम एकला चलो रे की नीति अपनाएंगे? अब क्योंकि उन दलों से नहीं, उनके दलों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की सभी लीडरशिप का फैसला यही है जी। सभी लोगों से, कई लोगों से मैंने राय ली है जी। सबका यही मानना है कि समाजवादी पार्टी को इस बार अपने कामों को लेकर के जी। और समाजवादी पार्टी को पिछले 5 साल की अपनी जो उपलब्धियां रही उनको लेकर के जी। और जनता जब तुलना करेगी भारतीय जनता पार्टी की और समाजवादी पार्टी की, तो किसान, मजदूर और नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ खड़े दिखाई देंगे जी। सर, इसी बीच खबर ये भी आई कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, ओम प्रकाश राजभर, जो योगी जी के कैबिनेट में मंत्री भी थे और बाद में पता नहीं क्या हुआ, आपस में अलग हो गए दोनों। अब आगामी चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से इन्होंने एक गठजोड़ बनाया। उसमें बाबू सिंह कुशवाहा हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, कृष्णा पटेल की पार्टी के शामिल होने की खबरें आ रही हैं। चाचा शिवपाल जी के साथ राजभर साहब मीडिया में सामने आ चुके हैं। क्या इस छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन है उनको आप साथ लेंगे सर? नहीं, ये अच्छी बात है कि अगर वो छोटे दल मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं
और हमें तो वो समय याद है कि जब कैबिनेट में मंत्री थे ओम प्रकाश राजभर जी, हाँ, वो कम से कम सरकार को आईना दिखा रहे थे, सरकार को सच्चाई दिखा रहे थे कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, कितनी बेईमानी पुलिस कर रही है। तब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा बहुत सारी बातें साफ हो जाएंगी कि किन किन दलों के साथ कैसे एडजस्टमेंट करके आगे चलेंगे जी। लेकिन लड़ाई ये है कि नफरत फैलाने वाली पार्टी को हराना है। हाँ। जिस पार्टी ने समाज में खाई पैदा की है उस दल को, उस पार्टी को पीछे करना है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो विकास जिस गति से चल रहा था उस विकास को वापस लाना है। वहीं एक वैश्विक जो महामारी आई है इसकी वजह से जो नुकसान होगा प्रदेश का और अर्थव्यवस्था का, उसको भी संभालने का काम आने वाली सरकार ही करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है जी। सर, सोनिया गांधी जी ने पिछले दिनों एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें मेरी जानकारी ये है कि आपको न्योता दिया गया लेकिन आप गए नहीं। इसका राजनीतिक संदेश क्या है सर? अभी कोई राष्ट्रीय स्तर पे इस तरह का काम होने से अभी कोई राजनीतिक ताकतें नहीं बन रही हैं। अभी कोई चुनाव नहीं आने वाला है। और जहां तक कोरोना को लेकर के है, कोविड-19 को लेकर के है, हमारा सुझाव या हमारा जो भी योगदान हो सकता है हम उसके पक्ष में हैं जी। देखा जा रहा है कि और अगर कोई सुझाव देना होगा कोरोना को लेकर के तो हम जरूर, चाहे वो सरकार मांगेगी तो उसे देंगे या कोई दूसरे दल का नेता मांगेगा तो उसे भी हम सुझाव देने के लिए तैयार हैं जी। सर, पिछले 10-15 दिनों से 20 दिनों से देखा जा रहा है कि बहन कुमारी मायावती जी वो अचानक से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत जो है सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत ज्यादा नरम हो गई हैं एकदम। और उनके बारे में तो जोक आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि क्या मायावती का ट्विटर हैंडल बीजेपी का IT सेल वो डील कर रहा है क्या, जो बीजेपी के पक्ष में इतनी बातें हो रही हैं? इसकी वजह मैं दूसरे दल के नेता के बारे में कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और बता दीजिए सर कि चुनाव में आप राष्ट्रीय दलों से दूर रहेंगे, बसपा और कांग्रेस से बराबर की दूरी बना के रखेंगे, छोटे दलों के साथ आकर आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करेंगे, ये आपकी रणनीति है। लेकिन जिस तरीके से प्रियंका गांधी सक्रिय हो रही है उत्तर प्रदेश में, सुनील साजन उसको नौटंकी बताते हैं, क्या आपका भी ये मानना है? देखिए, राजनीति में सक्रिय रहना और अपने स्तर से जो मदद कर सकते हैं करना ये अच्छी बात है। हाँ। हम तो इन बातों में कभी भरोसा नहीं रखते। जो मेहनत करना चाहे करे मेहनत, आखिरकार जनता फैसला लेगी। हाँ। जनता तय करेगी। हाँ। कि आने वाले समय में किसकी सरकार हो। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो रास्ता भारतीय जनता पार्टी का है, हाँ, वही रास्ता कभी कांग्रेस का भी रहा है। सर, लेकिन अगर प्रियंका गांधी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है तो वोट तो आप ही के कटेंगे सर। अभी जो परिणाम आए थे बाई इलेक्शन में, हाँ, सभी दल चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में अगर सरकार का दबदबा नहीं होता, हाँ, सरकार ने अपनी मशीनरी का इस्तेमाल न किया होता, हाँ, तो समाजवादी पार्टी को कई सीटें बढ़ गई होती। हाँ। बड़े पैमाने पर सीटें बढ़ गई होती अभी बाई इलेक्शन में। तो बाई इलेक्शन भी पैमाना है कि जनता किस तरीके से मतदान करना चाहती है। जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं सर। सर, यूपी सरकार के अधिकृत ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट मैंने देखा कुछ दिनों पहले, उसमें लिखा गया कि 400 रुपए वाली सैनिटाइजर की बोतल मात्र 10 रुपया में मिल। हमने उत्तर जिलों में पड़ताल की सर, में हमारे रिपोर्टर्स को कहीं पर 400 रुपए की बोतल 10 रुपए में नहीं मिली। इनफैक्ट 10 रुपए का सैनिटाइजर कहीं था ही नहीं। फिर मैंने आपका ट्वीट पढ़ा जिसमें आपने लिखा कि आयुष मंत्रालय को चाहिए कि फ्री च्यवनप्राश और काढ़ा बांटा जाए। अगर फ्री में राशन दे रहे हो तो ये दवाएं भी देने में क्या दिक्कत है, जीवन बचेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी न जाने क्या क्या कह रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उनके सहयोगी लोग तमाम सवाल सरकार के ऊपर लगा रहे हो, खड़े कर रहे हैं। मैं तो चाहूंगा सरकार को एक बार फैसला लेना चाहिए। अब लॉकडाउन तो अब तो खोल गया, कारोबार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए और विधायकों के भी सुझाव आ जाएं। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने जो जनता के बीच में देखा है और सरकार के अधिकारियों ने कैसा कामकाज किया है, अगर एक बार सरकार सत्र बुला ले तो ये
समस्या वाली और जो खाने को लेकर के सरकार दावा कर रही है और ये जो खाना बंटवाने को लेकर के दावा कर रही है, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी सर, आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, मेरी आपसे बातचीत होती है, उस मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु डाउनलोड किया है क्या आपने? नहीं, मैंने आरोग्य सेतु इसलिए लॉकडाउन में और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा नियम के हिसाब से चला हूं। अच्छा, लेकिन और ये तो ऐसा है कि सरकार का व्हाट्सएप है, सरकार की ट्रेनें भी थी। हाँ। अरे जो सरकार ट्रेनों को सही स्टेशन में ना पहुंचा पाए, उसका ऐप कैसे सच बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ये ऐप इसीलिए है कि सरकार केवल जानकारी लेना चाहती है, नाम पते जानना चाहती है, कौन क्या है। क्या इस डेटा ऐप से क्या होगा? क्या इस डेटा का कैसे बीमारी दूर कर लेंगे क्या इस डेटा का आप इनके क्वारंटीन सेंटर में देखिए, लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। हाँ। अब इसमें ऐप कैसे बताएगा किसको बीमारी है किसको नहीं है? आप टेस्ट कर नहीं रहे हो, टेस्ट करोगे तो जानकारी जाएगी आगे। आप जब टेस्ट ही रोक दोगे तो ऐप का क्या फायदा आपको? जी, ऐप थोड़ी टेस्ट कर देगा आपका। जी, लेकिन सर जो ऐप में डेटा हमारी गरीब जनता है, भोली वाली जनता है, उसको गुमराह कर रहे हैं। सर जो ऐप, तभी मैंने कहा कि जब इतना प्रचार आपका विभाग कर रहा है, कम से कम उन चीजों को फ्री तो उपलब्ध करा दो। जी, अखिलेश जी, जो ऐप का डाटा आ रहा है, क्या वो CAA, NRC और NPR के काम आने जा रहा है? सरकार क्या करेगी डेटा, क्योंकि सरकार खुद डेटा से खेलती है। इतना डेटा से खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी किसी तरह के डेटा से खिलवाड़ कर सकती है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखिए, इन्वेस्टमेंट में क्या क्या कहते हैं। कहते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट बहुत लाया है, जमीन पर इन्वेस्टमेंट आ गया है, MOU जितने साइन हुए सबका हमने काम कर दिया है। वहीं ये भी कहते हैं कि हमने किसानों का पूरा गन्ने का भुगतान कर दिया है। अभी हजारों करोड़ बकाया है, सुनने में आ रहा है कि 15,000 करोड़ रुपया बकाया है अभी गन्ने का। जी, अभी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उनके डाटा देखिए, कहिए कि सभी गेहूं के हमने अच्छा भुगतान कराया है। यही सरकार है, यही बीजेपी के लोग हैं जो किसानों को लाभकारी मूल्य देना चाहते थे, दोगुना लागत का। तो बताइए कहां मिला है? लेकिन इनके डेटा पे देखोगे तो सब कुछ ठीक मिलेगा। मुझे ये बताइए सर, एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, और ये आपके लिए एक सुझाव के तौर पे भी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि जो विपक्ष है वो मजबूत हो, जो मीडिया है वो मजबूत हो, तो सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है और सरकार को पारदर्शिता अपनाने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं सर। सुझाव मेरा यह है कि सत्ताधारी दल के लोग जब सोशल मीडिया में आप पर हमला करते हैं तो आप अकेले या सीमित नजर क्यों आते हैं? आपकी पार्टी के लोग तीव्र प्रतिकार क्यों नहीं करते? आपका जंबो जेट मंत्रिमंडल था, मगर वो सभी नेता सप्ताह में कम से कम एक बार आपके और समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक पोस्ट तक क्यों नहीं डालते? क्या ये सही है कि आपके नेता कार्यकर्ताओं को सड़क पर किए जा रहे कार्यों को मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए वो उत्साह नहीं देखा जा रहा उनमें? मैं आपके सुझाव को मानूंगा और कितना हमारे वर्कर्स, कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा पाएंगे कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जिस तरीके से कई लोगों ने, कई संस्थाओं ने मदद की है गरीबों की, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने संसाधन से और अपनी घर की मदद से गरीबों की मदद की और आज भी मदद कर रहे हैं। नहीं, और इसका जहां तक प्रचार होगा, कोशिश करेंगे कि वो अपने स्तर से प्रचार करें और लोगों तक बात पहुंचाएं। हमारा लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा मदद हो जाए, प्रचार एक बार को ना भी हो। नहीं सर, मेरा मानना है कि जो अच्छे काम किए जा रहे हैं उन अच्छे कामों का जन जन तक प्रचार जरूरी है, क्योंकि जब आपके विरोधी वो इतने बड़े प्रचार तंत्र के साथ आते हैं जो छोटी सी बात को धम 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 करके इतना बड़ा बना देते हैं, तो आप लोग पीछे रह जाते हैं। आपके अच्छे काम बोलता है ना, लेकिन वो काम नहीं बोल पाया चूंकि आपने उनको लोगों तक नहीं पहुंचाया। मैं आपके सुझाव को मानता हूं, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा प्रचार गरीबों और जनता तक पहुंचाएंगे। जी, धन्यवाद आपका सर। आखिर में आपसे एक सवाल कि इस वक्त अगर आप मुख्यमंत्री होते और ये पेंडेमिक आता, तो ऐसे 3 काम जो आप करते जो सरकार नहीं कर रही, आप सुझाव देना चाहें? एक भी गरीब सड़क पर नहीं चलता, मजदूरों को चाहे कुछ करना पड़ता,
उनके घर तक पहुंचाते हाँ। और उनका खाना और रोजगार का इंतजाम पूरी तरीके से कर लेते। अगर सही समय पे घर पहुंच जाते ये हाँ। रोजगार और खाने का इंतजाम कर देते हाँ। तो ऐसी वैश्विक बीमारी से वो अपने आप इस महामारी से लड़ लेते। जी अंत में 30 सेकंड में आप जनता जनार्दन को जो 4 डीटीएच केबल प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया माध्यमों पे आपको लाइव देख रही है अखिलेश यादव जी, आप उनको कोई संदेश देना चाहें, कोई अपील करना चाहें? मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मौका दिया। आपके माध्यम से लाख लोगों से मिला। हमें उम्मीद है कि प्रदेश और देश को आने वाले समय में खुशहाली पे रास्ते पे ले जाने के लिए जहां पार्टी लगातार वहीं अगर आपका सहयोग मिलेगा तो उत्तर प्रदेश जिस तरीके से विकास के रास्ते पे पहले था उसी रास्ते पे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत आभारी हूं मैं आपका कि आपने नेता विपक्ष के तौर पे एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। जनता जनार्दन के सामने आप संवाद स्थापित कर रहे हैं, पत्रकारों के सवाल भी आप ले रहे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि सत्ताधारी दल भी ये उदारता दिखाए और जो पत्रकारों के सवाल हैं, जो आम जनमानस के सवाल हैं, वो सवाल ना सिर्फ ले बल्कि उनका मुकम्मल जवाब भी जनता तक संप्रेषित कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।